पिछले वीडियो में जैसा कि हमने देखा कि दुनिया में संविधान की शुरुआत कैसे हुई और इस वीडियो के माध्यम से हमने ये जाना कि इंग्लैंड और अमेरिका में संविधान कैसे प्रारंभ हुए, कैसे उनका शुभारंभ हुआ। अब इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि भारत में संविधान की शुरुआत कैसे हुई, भारत में संविधान किस तरह से शुरू किया गया, किसके द्वारा शुरू किया गया, क्या उसकी परिस्थितियाँ थीं। तो भारत में संविधान की शुरुआत समझने के लिए हमें थोड़ी-सी इतिहास को भी समझना होगा। उस समय की जो परिस्थितियाँ थीं, उनको जानना होगा और उसके साथ ही हम संविधान की शुरुआत के बारे में अच्छे से समझ सकते हैं। तो 1764 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। यह युद्ध भारतीय इतिहास में एक निर्णायक युद्ध माना जाता है, क्योंकि इस युद्ध में अंग्रेजों का सामना किसी एक क्षेत्रीय ताकत से नहीं था। इस युद्ध में जो है अंग्रेज 3 ताकतों से मुकाबला कर रहे थे। बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला और सबसे महत्वपूर्ण तत्कालीन मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। जी हाँ, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भले ही ताकत में कमज़ोर हो गए थे, उनकी पकड़ सत्ता पर कम हो चुकी थी, लेकिन भारतीय जनमानस में मुगल बादशाह की अहमियत बहुत अधिक थी। तो बंगाल और अवध के नवाबों के साथ ही अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को हराया बक्सर के युद्ध में, और इस हार से भारतीय जनमानस में उनकी छवि बहुत महत्वपूर्ण हुई। उस समय अंग्रेज भारत में 3 क्षेत्रों में अपना प्रसार बनाए हुए थे, अपने वर्चस्व बनाए हुए थे। यहाँ एक चीज़ और क्लियर करना चाहूँगा कि जहाँ-जहाँ मैं अंग्रेज शब्द का प्रयोग करूँगा, इस समय अंग्रेज़ों का अर्थ ईस्ट इंडिया कंपनी है, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही अभी भारत में सक्रिय थी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में 3 क्षेत्र निर्धारित किए जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा गया, और इन 3 प्रेसिडेंसियों का मुख्यालय जो था, सबसे महत्वपूर्ण प्रेसिडेंसी थी बंगाल प्रेसिडेंसी, जिसका मुख्यालय कोलकाता था। हालांकि आज की कोलकाता की तरह तब कोई बहुत बड़ा शहर नहीं था कोलकाता। कोलकाता 3 गांव से मिलकर बनाया गया। बाद में उसे जॉब चारनाक ने एक शहर का आकार दिया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी, इसके बाद मद्रास प्रेसिडेंसी और तीसरी थी बम्बई प्रेसिडेंसी। इन 3 प्रेसिडेंसियों के माध्यम से अंग्रेजों का भारत में शासन चल रहा था। ईस्ट इंडिया कंपनी इन तीनों प्रेसिडेंसियों में प्रशासक के तौर पर एक गवर्नर की नियुक्ति की हुई थी। ध्यान देने वाली बात है कि ये गवर्नर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश संसद या ब्रिटिश ताज के द्वारा नियुक्त नहीं थे, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नियुक्त थे। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी, जिसे ब्रिटिश संसद ने और ब्रिटिश महारानी ने भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति दी थी। लेकिन यहाँ के जो तत्कालीन राजा और नवाब लोगों के बीच मतभेद थे और आपसी दुश्मनियाँ थीं, उनमें फूट थी। उसका लाभ उठाकर ईस्ट इंडिया कंपनी अब व्यापार के साथ शासन भी करने लगी थी, और
1764 में बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी का वर्चस्व बढ़ा, ताकत बढ़ी, क्योंकि वो मुगल बादशाह को हरा चुके थे। अब जैसे ताकत बढ़ी, ताकत बढ़ाने वाला पद भी बढ़ाना पड़ेगा। तो तीनों प्रेसिडेंसियों में जहां गवर्नर की नियुक्ति होती थी, वहां उन्होंने देखा कि बंगाल चूंकि अब पहले से ज़्यादा प्रभावशाली है, क्योंकि बंगाल के ही अधिकारियों ने मुगल बादशाह को हराया था, तब उन्होंने कंपनी के शासन को सुव्यवस्थित करने की सोची। अभी तक सुव्यवस्थित इसलिए नहीं था क्योंकि कंपनी शासन करने के उद्देश्य से नहीं आई थी, कंपनी व्यापार करने की उद्देश्य से आई थी। तो व्यापारिक नियम कानून जो इंग्लैंड में प्रचलित थे, उनके अनुसार वह व्यापार कर रही थी। लेकिन अब कंपनी जो है शासन भी करने लगी, युद्ध भी करने लगी, तो अब उसको सुव्यवस्थित करना आवश्यक था। इस बात को ब्रिटिश संसद ने भी समझा, ब्रिटिश ताज ने भी समझा, और उसी के फलस्वरूप भारत में पहली बार कंपनी के शासन को रेगुलेट करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित किया गया। ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि रेगुलेटिंग एक्ट ब्रिटिश संसद में पारित हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन को नियंत्रित करने को, रेगुलेट करने को, नियमन करने को। ठीक है, और इस एक्ट के माध्यम से सरकार ने अब ईस्ट इंडिया कंपनी पर अपनी निगरानी और नियंत्रण बढ़ाया, क्योंकि अभी तक सिर्फ व्यापार कर रही थी तो नियंत्रण की आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब चूंकि वो शासन और युद्ध जैसे मामलों में भी दखल देने लगी थी, तो ब्रिटिश सरकार ने सोचा, ब्रिटिश संसद ने सोचा कि इस पर नियंत्रण आवश्यक है। हालांकि ध्यान रखें कि ब्रिटिश सरकार या संसद जो है ब्रिटेन में बैठकर ही कंपनी पर नियंत्रण कर रही थी, बल्कि और उपनिवेशों में कंपनी स्वतंत्र ही थी, लेकिन उन नियमों के अधीन थी। तो 1773 में ब्रिटिश संसद में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, और इस एक्ट में क्या महत्वपूर्ण बदलाव हुए? ये महत्वपूर्ण है क्योंकि भारतीय संविधान की शुरुआत इसी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से मानी जाती है। ठीक है, हम जब भारत में संविधान का इतिहास पढ़ेंगे तो शुरुआत हमारी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही होगी, और यह एक्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय इतिहास और भारतीय संविधान दोनों की दृष्टि से। तो हम देखें इस एक्ट के तहत क्या महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए। ठीक है, सबसे पहले तो इस एक्ट के अंतर्गत जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो एक व्यापारिक कंपनी पर थी, उस पर संसदीय नियंत्रण बढ़ाया गया कि अब कोई भी कार्यवाही करेगी वो, तो कार्यवाही करने के लिए वो स्वतंत्र थी, लेकिन उसकी सूचना ब्रिटिश संसद को जरूर देगी। ठीक है, और अगर ब्रिटिश संसद को लगेगा कि भाई ये कार्य कंपनी के क्षेत्र से बाहर का है, तो वो उस पर रोक भी लगा सकती थी। हालांकि कंपनी अपने हिसाब से सूचना देने के लिए स्वतंत्र थी। ठीक, इसके बाद जो है एक केंद्रीय प्रशासन की नींव रखी गई। अभी तक तीनों प्रेसिडेंसियों में बंगाल, मद्रास और बम्बई में अलग अलग गवर्नर कार्य कर रहे थे, और वो अलग अलग रिपोर्ट अपनी कंपनी को भेजते थे। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर का पद नाम बदला गया, उसे गवर्नर की जगह अब गवर्नर जनरल कहा गया। बंगाल का गवर्नर जनरल, चूंकि पद बढ़ा है तो उसकी भूमिका और प्रभाव भी बढ़ेगा। तो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियां की गईं। अब बंगाल के गवर्नर जनरल को बम्बई और मद्रास के गवर्नर रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, वो उनसे ऊपर हुआ। तो अब बंगाल के गवर्नर जनरल के माध्यम से कंपनी को जानकारियां जाएंगी, रिपोर्ट जाएंगी, वो इन दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नरों को आदेश भी दे सकता है। ठीक है, इसके अंतर्गत गवर्नर जनरल चूंकि मनमानी ना करे, उसके लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद बनाई। ठीक है, आगे
ये भी आगे चल के झंझट वाला काम होगा। अब इसके रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है कोलकाता में एक 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ध्यान रखिए, सुप्रीम कोर्ट, न कि हाई कोर्ट। तो कलकत्ता में 1774 में इसी एक्ट के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इसका कार्यक्षेत्र पूरा भारत क्षेत्र, ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र थे वो इसका कार्यक्षेत्र निर्धारित किया गया और इसमें एक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई जो थे सर एलिजाह इम्पे। ठीक है, इनके अलावा अन्य 3 न्यायाधीशों की भी नियुक्ति की गई। आगे चलकर गवर्नर जनरल और मुख्य न्यायाधीश में काफ़ी मतभेद होते हैं, काफ़ी विवाद होते हैं। हाँ, इस रेगुलेटिंग एक्ट के अंतर्गत जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया वो वारेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। ठीक, तो वारेन हेस्टिंग्स जो थे बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल अर्थात इनके अंतर्गत बम्बई और मद्रास के भी गवर्नर आएंगे। ठीक है, अभी तक कंपनी का क्षेत्र इन तीनों प्रेसिडेंसियों में ही था, इसलिए इन्हें बंगाल के गवर्नर जनरल कहा गया। जब आगे कंपनी का क्षेत्र बढ़ता है तो फिर यही भारत के गवर्नर जनरल भी कहलाएंगे, उस पर हम आगे आएंगे। तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत जो है गवर्नर जनरल के तौर पे वारेन हेस्टिंग्स की नियुक्ति की गई और कुछ कंपनी के कर्मचारियों पर भी प्रतिबंध लगाएगा। चूँकि बंगाल और अन्य क्षेत्रों में विजयों से जो है कर्मचारी क्या करने लगे थे कि उन्हें व्यापारिक अधिकार मिल गया था भारत में और इस अधिकार का दुरुपयोग करते थे। वो भारतीय सेठों को अपने अधिकार और पट्टे बेचते थे, उनसे रिश्वत लेते थे, उपहार लेते थे। तो इस पर रोक लगाई गई क्योंकि यहाँ जो है इनकी मनमानी से जनता में विरोध बढ़ रहा था। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही ईस्ट इंडिया कर्मचारियों के भारतीयों से रिश्वत और उपहार लेने पर रोक लगाई गई। ठीक है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नियंत्रण में कंपनी को रखा गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो लंदन में बैठते थे, स्वयं इंग्लैंड की राजधानी में। तो इस तरह से देखा जाए तो इस रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारतीय संविधान की नींव पड़ी और आधुनिक प्रणाली से शासन करने की व्यवस्था यहाँ पर लागू की गई। तो ये तो भारत में संवैधानिक प्रणाली की नींव की बात हुई और जिसकी शुरुआत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हुई है। ठीक है, और इसके बाद फिर समय समय पर शुरुआत में प्रत्येक 20 साल में और अलग अलग समयों पर ब्रिटिश सरकार द्वारा अलग अलग अधिनियम बनाए गए, उनके अंतर्गत अलग अलग जो है नियम कानून बनाए गए और उन्हें भारत में लागू किया गया। अगले वीडियो में हम वो भी जानेंगे। और ये वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताएं। इससे संबंधित प्रश्न और शंकाएं भी आप कमेंट में लिख सकते हैं। अगर आपकी और भी कोई सुझाव है तो वो आप कमेंट में दे सकते हैं ताकि हम अपने अगले वीडियो में उन्हें शामिल कर सकें, उन्हें वीडियो में सुधार कर सकें। तब तक के लिए धन्यवाद।